जब भी किसी दिन गलती से यूट्यूब ने रेकमेंड किया, मैंने केआरके का शो देख लिया। आपने केआरके का शो देखा है? ये तो बहुत बड़ी बात आज आपने। तो मैं वहाँ पर बहुत कुछ देख पाया कि कोचिंग इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत समांतर है। बहुत लोग चलिए सर बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी सोच ये है कि दहेज मिलेगा लंबा। हर साल 1000 के आसपास वैकेंसी होती है। 1000 सीट है? हाँ। तो मैं पागल हूँ जो इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ जब 1000 ही सीट है सर। ये जीएसटी क्या होता है बताइए? ग्लोबल रिडक्शन टैक्स। डिस्ट्रिक्ट भी ज़्यादा होगा तो आयुष भी ज़्यादा होगा, ऐसा होगा? नहीं, केवल सांसद बढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट में। सांसद अपना बढ़ा लेगा और हम लोग का नहीं बढ़ाएगा सर, तो ये तो गलत है सर। आप प्रश्न के दायरे के बाहर लिखेंगे तो मार्क्स कट भी सकते हैं। तो गाना लिखने पे वहाँ पे पास नहीं हो सकते हैं सर? उल्टे कट जाएंगे मार्क्स। तो मैं जब मार्क्स लाऊंगा नहीं तो काटेंगे किस चीज़ में से वो? अब ये भी गुरु चेला और यूपीएससी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं द लेजेंड मृणाल सर। इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं सर, और अनअकैडमी के फाउंडर को भी आपने पढ़ाया था, ये बात कही जाती है सर। मतलब वो पढ़ते थे, मैंने पढ़ाया, ऐसा अधिकार भाव से मैं बोल नहीं सकता, वरना जितने लोग फेल होते हैं वो भी मेरे से ही पढ़े रहते हैं। तो वो एकलव्य की तरफ पढ़ते थे, भले आप पढ़ाते नहीं थे, ऐसे आप सोच सकते हैं। तो आपने बदले में अंगूठा लिया? नहीं, उन्होंने सामने से अनअकैडमी में नौकरी दे दी। सामने से ही पैकेज दे दिया है? आपको तो अच्छा पैसा मिलता होगा सर? मिलता है जो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से मिलता अच्छा है, सब खुश हैं सर आप? जी। कभी दूसरे कॉम्पिटिटर से ऑफर आया कि आ जाओ? आते रहते, पर प्रेम सम्मान यहाँ पर मिलता है तो चलता है। अब बस वो ऑफर लेटर दिखा देते हैं और यहाँ पे 15-20% बढ़वा लेते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। सर एक चीज़ जो मैंने बताया है कि एक बार मैं मुखर्जी नगर गया था और वहाँ पे बच्चा आप ही की वीडियो देख रहा था, और मैंने उससे पूछा कि क्या सर को जानते हो? तो उन्होंने बोला कि हाँ सर, बड़े कॉमेडी स्टाइल में मीम्स का इस्तेमाल करते, बाबू शोना करके पढ़ा लेते हैं। तो ये तरीका कैसे ईजाद किया आपने? इसमें मेन तकलीफ ये है, जब आप इकोनॉमी विषय पढ़ने की शुरुआत करें तो एनसीईआरटी में काफ़ी जटिल और कलिष्ट रूप से चीज़ें दी गई हैं। कलिष्ट? कॉम्प्लिकेटेड। तो उसे सरल कैसे बनाया जाए, इसके लिए ज़रूरी बनता है, तो थोड़े उदाहरण फनी रखने की कोशिश करता हूँ ताकि उनका इंटरेस्ट भी बना रहे। जी। क्योंकि आजकल के छात्र ऑनलाइन जिन चीज़ों का उपयोग करते हैं आप उसी भाषा में पढ़ाते हैं जी। तो उसी भाषा में अगर वो लिख दे सर? नहीं, फॉर्मल भाषा में लिखना पड़ेगा मेंस में, और जब आप बोलेंगे इंटरव्यू में तब भी भाषा तो शालीन होनी चाहिए। मेंस में मीम नहीं बना सकते हैं सर, जिस मीम से आप पढ़ाते नहीं, हैं? यूपीएससी में तो नियम ये भी है कि आप प्रश्न के दायरे के बाहर लिखेंगे तो मार्क्स कट भी सकते हैं, तो ऐसी जोखिम नहीं लेनी चाहिए। ये भी है जी। तो गाना लिखने पे वहाँ पे पास नहीं हो सकते हैं सर? उल्टे कट जाएंगे मार्क्स। अब मैं जब मार्क्स लाऊंगा नहीं तो काटेंगे किस चीज़ में से वो? अब ये भी किसी को यूपीएससी क्लियर करने के लिए क्या दिल तोड़वाना ज़रूरी है? ऐसा फिल्मों में दिखाते हैं, क्योंकि फिल्मों को मास अपील चाहिए। वो हीरोइन भी चाहिए ना? हाँ, वो ज़रूरी नहीं है। जो असल में पास होते हैं उनके लिए। तो सर आप इतने बड़े लेजेंड हैं, आपने इतने टॉपरों को निकाला, सुना आपका यूपीएससी नहीं निकला सर? सही बात है। क्योंकि हमारे ज़माने में मेरे जैसे टीचर नहीं थे। अरे वाह, क्या बात बोली सर आपने। तो आपके टाइम पे ऐसे पढ़ाने वाले टीचर नहीं थे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा था? वो चॉक एंड टॉक करके पढ़ाते थे। अब इकोनॉमी जो पहले से ही कलिष्ट है किताबों में, वो उसको और कलिष्ट कर रहे थे। इकोनॉमिक्स से क्यों चूज़ किया सर आपने पढ़ाने के लिए? उसके पीछे भी सप्लाई डिमांड है, क्योंकि यूपीएससी कोचिंग में अगर आप देखें बाकी विषय हैं, भूगोल है, इतिहास है, संविधान है, पॉलिटी, उसमें टीचर्स की सप्लाई ज़्यादा रहती है। तो किसी इंस्टीट्यूट में आप काम ढूंढ रहे हैं वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इकोनॉमी में अच्छी बात ये थी कि अहमदाबाद में सबसे बड़ा नाम था डॉक्टर रोहित शुक्ला साहब, प्रोफेसर थे वो, लेकिन उनकी उम्र बढ़ रही थी तो सभी इंस्टीट्यूट में वो सेवा दे नहीं पाते थे। सो देयर वाज एन ओपनिंग, तो मुझे लगा इसमें मौके अवसर ज़्यादा हैं। और नॉलेज का कुछ लेना देना नहीं है इससे? नहीं, नॉलेज तो आप खुद यूपीएससी की तैयारी करते हैं, आगे पढ़ाई करते हैं तो हो ही जाती है। तो सबसे अच्छा आपका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स था? जी। आपका थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का टेस्ट ले ले सर। पूछ लीजिए। पाकिस्तानी रुपया मजबूत है कि मेरा फटा हुआ रुपया? उसे कंपेयर करने के लिए ऑब्जेक्टिव दो इंडिकेटर्स होते हैं, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, नीर और रीर, उस हिसाब से आप बोल सकते हैं। तो एशिया की सभी मुद्राओं में आप बोल सकते हैं कि अभी भारत का रुपया औसत थोड़ा कमज़ोर हो रहा है। हो रहा है? जी। रुपया कितना पहुंच गया सर?
$94-95 के आसपास $1 के मुकाबले। तो सर मैं तो डॉलर में कमाता हूँ, तो मेरा सही है फिर? डॉलर में कमाते हैं, पर लाएंगे भारत में किन चीज़ों पर खर्च करेंगे, क्या वो आयात हो रहा है? अगर आप दवाइयाँ या फर्टिलाइज़र या क्रूड ऑयल इंपोर्ट करें तो चुकाना तो वापस डॉलर में ही है। क्या बात है सर, क्या ऐसी ऐसी बातें की आपने जो समझ में नहीं आई सर। इकोनॉमिक्स कितने मार्क्स का आता होगा सर? अगर हम यूपीएससी प्रीलिम्स की बात करें तो जीएस पेपर 1 में 100 सवाल होते हैं, उसमें इकोनॉमी, गवर्नमेंट स्कीम्स वगैरह मिला के 15 से 18 सवाल हो सकते हैं औसतन। औसतन मतलब ये सवाल आपसे अगर पढ़ के निकाल ले कोई बंदा? नहीं, उसके अंदर भी मतलब कितना वो सिंसियरली पढ़ा है उस हिसाब से 8 से लेके 12 सवाल के आसपास हो सकते हैं। उसके ऊपर समझिए 3 से 5 सवाल तो यूपीएससी खुद का भौकाल बनाए रखने के लिए ऐसा जटिल ही पूछेगी जो किताबों में नहीं दिया। कलिष्ठ पूछेगी, क्वेश्चन पूछे सर। लेकिन ये बात तो है कि लोग आपके फैन हैं और सारे छात्र, अभी टॉपर निकला कोई लड़का ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री, वन एकेडमी में हमसे जुड़े थे, करीब 280 आवर से ज़्यादा उन्होंने हमारे क्लासेस पढ़े। सब जी। मतलब आप लोगों ने मतलब ऐसे कि ऐसे ही दावा करने के लिए किया था कि उसने सही में पढ़ाई की थी? सही में पढ़ा है, और हम रिकॉर्ड के साथ, डेटाबेस के साथ प्रूव कर सकते हैं ये यूज़र आईडी इतने घंटे पढ़ाई की थी, एवरीथिंग। और ऐसे एक नहीं, कुल मिलाकर 100 से ज़्यादा जो रैंकर्स आए हैं लेटेस्ट रिजल्ट में, वो हमारे ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम के लर्नर्स थे, और उनका औसत आप निकालें 400 घंटे की उनकी पढ़ाई रही है। क्या बात है सर। तो उसमें आपने कितना घंटा पढ़ाया सर? जो इकोनॉमी हम पढ़ाते हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस, तो करीब 100 से 120 घंटे कॉम्प्रिहेंसिव इंक्लूडिंग डाउट रेजोल्यूशन खींच जाता है। तो ये हो गई कुछ सीरियस बातें। अब हम जानेंगे कैसे यूपीएससी क्लियर करना होता है। तो सर मेरी शक्ल देख के आपको क्या लग रहा है कि मेरा यूपीएससी क्लियर हो गया था कि नहीं हुआ, कि हो जाएगा? नहीं, हो सकता है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा आप सभी विद्यार्थियों को, ऐसा कि मेरा पर्सनालिटी हीरो जैसा नहीं है इसलिए मैं आईएएस नहीं बन सकता, ये सोच ही गलत है। कोई भी व्यक्ति बन सकता है, क्योंकि जो पर्सनालिटी है वो एक बार वो सारी वहाँ पर ट्रेनिंग जो होती है मसूरी में, डिसिप्लिन, कपड़े कैसे, उठना बैठना कैसे, अंग्रेजी कैसे बोलने, दूसरों के साथ क्या बर्ताव करना है, फिर आपके पास वो अथॉरिटी आती है तो जो आदमी ऐसे झुक के बैठा है वो शान से बैठना शुरू करता है, गाड़ी से उतरता है, उसकी हर बात आपको लगती है कि वो वाह क्या पर्सनालिटी। तो पहले से नहीं, वो पर्सनालिटी तो सिलेक्ट होने के बाद बनती है। तो जो सर मैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए गर्लफ्रेंडों से बात कर रहा हूँ तो उसकी कोई वक्त बर्बाद कर वक्त बर्बाद कर रहा हूँ जी। तो सारी गर्लफ्रेंड छोड़ के एक ही रखूँ सर फिर? मुझसे पूछा जाए तो आप तय कर लो, या तो प्यार कर लो, नहीं तो परीक्षा की तैयारी कर लो। दो काम नहीं हो सकते मेरे हिसाब से। नॉर्मली ये सब जो है जिसको हम कहते हैं बाबू सोना डेमोग्राफी, ये दोनों फंसे रहते हैं। जो यूपीएससी सिलेक्ट होने वाली पब्लिक है, दे आर वेरी सीरियस अबाउट इट। वो एक लॉस है, वो तैयारी पर ही उनका ध्यान है। कुछ लोग सीरियसली पढ़ रहे हैं और कुछ लोग रीज़न चाहते हैं पढ़ने का कि दिल टूट जाए तो पढ़ाई करूं। अब वो तो एस्केप ढूंढ रहे हैं, उनका कुछ कल्याण होना तो असंभव है। तो सर यूपीएससी के स्टूडेंट्स जो आते हैं हर साल, किस किस तरीके के बच्चे आते हैं? देखिए, कुछ ऐसे होते हैं क्योंकि उनके घर परिवार में कुछ पहले से ही सरकारी नौकरियों में है इसलिए वो सोच रहे हैं। कुछ ऐसे उन्होंने सोचा है कि कहीं से उन्हें जानने को मिला कि ये भी एक करियर का अवसर है। कुछ ऐसे हैं जो अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़े जहाँ ऑलरेडी उनके जो सीनियर्स थे, फॉर एग्जांपल एनआईटी सूरत। एनआईटी सूरत ऐसी जगह है जहाँ हर साल 6 से 7 बच्चे सिलेक्ट होते हैं यूपीएससी में। तो बाकी भी जो बैचमेट या जूनियर्स हैं वो इंस्पायर्ड फील करते हैं, दे विल गिव फॉर दिस। और बाकी बहुत सारे ये चाहे माँ बाप के कहने पे, रिश्तेदारों के कहने पे, या कहीं पर रील देख लिया रॉयल एंट्री टॉपर्स का, फिल्म देख ली 12th फेल, तो फिर आ जाते हैं। उनको नहीं आना चाहिए, दैट इज़ माय ओपिनियन। जो सीरियस है, जिसकी खुद की एक बुनियाद है, सिलेक्शन उन्हीं लोगों का होना है। सर लेकिन जो मनोज शर्मा की बात की आपने 12th फेल, उनकी तो लव स्टोरी चल रही थी सर, वो कैसे आईएएस बन गए? जो अपवाद हैं उससे आप सिद्धांत नहीं बना सकते। एक आदमी पर बिजली गिरी तो कोई सबको उसी स्थान पे नहीं गिरेगी। एक सिंड्रेला स्टोरी हो गई तो सारी सिंड्रेला स्टोरी रूबी स्लीपर नहीं मिलेंगे। दैट इज़ रियलिटी ऑफ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो अगर कोई ये देख के आ रहा है कि ये हुआ तो सेम टू सेम चीज़ मेरे साथ होगी, दैट इज़ डिफिकल्ट। कहा जाता है कि कॉलेज से ही यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए जी। तो कॉलेज से क्या यूपीएससी की तैयारी में क्या करें? मतलब अपनी साइकिल पे लाल बत्ती लगा के कॉलेज से ही चलें? देखिए, असल में होता है जब आप क्लास 11-12 की तैयारी कर रहे हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या आईआईटी नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हैं। जो यूपीएससी में प्रीलिम्स के सवाल आते हैं उसमें भी बुनियाद तो एनसीईआरटी की वही किताबें 11-12 की, इतिहास, भूगोल आदि, पर आपने वो सीरियसली नहीं पढ़ी क्योंकि आपको उनकी अहमियत पता नहीं थी आईएएस एग्जाम के लिए। तब कॉलेज में तो पहले वो चीज़ों को वापस से ब्रशअप किया जाए। सभी जो 4-5 बड़े सब्जेक्ट्स हैं, चाहे इतिहास, भूगोल,
हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ये सब। तो बुनियाद आप वहाँ से शुरू करें कॉलेज की परीक्षाओं के साथ। मैं एक खास बात आप सबको कहना चाहूँगा, भले आप कॉलेज में और आप सोच रहे हैं यूपीएससी की तैयारी करूँ, पर कॉलेज की पढ़ाई के सेक्रीफाइस दे के नहीं कि मेरा कॉलेज में सेकंड थर्ड क्लास आए तो भी बराबर है, मैं तो यूपीएससी कर रहा हूँ। कॉलेज की लाइफ आप जिए। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कॉलेज की खुद की सेमिस्टर एग्जाम में एटलीस्ट फर्स्ट क्लास लाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर यूपीएससी नहीं कर पाते, आरबीआई ऑफिसर की आप उसमें जाएंगे, वो कहते हैं हर सेमिस्टर में 60% चाहिए, कैट में 55 मांगेगा, यूजीसी नेट से लेके हर जगह पर। इवन चपरासी में कम से कम 50% 60% तो चाहिए। एटलीस्ट प्राइवेट सेक्टर में तो मांगते हो, सरकारी नौकरियों में ये है कि ज़्यादातर मिनिमम रिक्वायरमेंट होती नहीं, पर बाकी जगह पर तो परेशान। आपका कहना है कि आप अपनी दूसरी अपॉर्चुनिटीज ना खराब करें। अगर आईएएस ना बन पाए तो कम से कम चपरासी तो बनो यार, कुछ तो करो लाइफ में। सिर्फ यूट्यूब वीडियो मत देखते रह जाओ मोटिवेट होने के लिए, है ना सर? नहीं, मैं ऐसा कोई सबसे छोटी चीज़ पर आप टारगेट ना करें, आप लक्ष्य ऊंचा रखें। हर साल नहीं तो करीब केंद्र सरकार, राज्य सरकार, बैंक, सेना आदि सब जमा करें, 30,000 ऑफिसर्स की भर्ती तो निकलती है। तो उसमें कहीं तो अगर एक सीरियस आदमी है वो अपना कुछ कर सकता है। उसमें आप ग्रुप सी, ग्रुप डी, ये सब बाकी सेवाओं को जोड़े तो 1 लाख से ऊपर नौकरियां, और भी नौकरियां हैं और भी नौकरियां आएंगी। लेकिन आपका कहने का मतलब है कि यूपीएससी की तैयारी के लिए आप कॉलेज लाइफ तो अच्छे से जिए, मतलब कॉलेज लाइफ फन करें, फिल्में देखें, बंक मारें, गर्लफ्रेंडें पटाएं। पहले सेमेस्टर में आप थोड़ा जो भी Enjoy हल्की करें। फुल्की देख लें लाइफ, ताकि फिर आपको ये ना रहे कि उसी में आपका मन फंसा हुआ है। तो पहले सेमेस्टर या दूसरे सेमेस्टर तक आप थोड़ा सा एंजॉय कर लें, तीसरे चौथे में एंजॉय थोड़ा सा कम कर लें, और चौथे पांचवें तक आते आते एकदम एंजॉय 0 कर दें। मतलब इंजॉय तो देखिए सेक्रीफाइस तो मांगता है, ये तपस्या है। इंजॉय का मतलब है ठीक है मैं कुछ वेब सीरीज़ फिल्में देख लेता हूँ या कुछ इस प्रकार की बात तक ठीक है, मतलब कि फुल जैसी फिल्मों में दिखाया जाता है उस तरह का एंजॉयमेंट आप तो दो काम नहीं हो सकते यूपीएससी या कुछ भी आपको हासिल करना है। तो सर मान लीजिए मैं एक छात्र हूँ और मैं आज पहली बार आपका इंटरव्यू देख रहा हूँ और मैं वो एंजॉय कर चुका हूँ, तो क्या मेरा यूपीएससी नहीं होगा? मेरे से तो गलती हो गई सर। यूपीएससी होगा उतना टाइम ज़्यादा मांगेगा, जो पीछे का काम पढ़ना बाकी मेहनत और करनी पड़ेगी। ठीक है सर। तो ये बात आपने कही थी कि पहले ही बर्नआउट हो जाते हैं लोग, ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं। वो ऐसे कि कुछ रील देख के उनको लगता है यूपीएससी करनी है। अब कॉलेज के ये फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में ही वो मतलब हम 12 घंटे पढ़ाई करेंगे, 18 घंटे, फिर वो उसी में थक जाते हैं। फिर जब रियल एग्ज़ाम है उस साल वो ये सोचे अच्छा वो तो मैंने देखा था, अच्छा वो तो मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, जबकि यहाँ पर एमसीक्यू में आपको फैक्ट्स पूछे जाएँ, आपको सब रट के जाना है, पूरा याद रहना चाहिए। स्टेमिना, ये मतलब 100 मीटर की रेस नहीं है, ये लंबी मैराथन है। स्टेमिना चाहिए जी। तो स्टेमिना कहाँ से आ गया सर यूपीएससी के एग्ज़ाम में? एक तो आदमी की खुद की इंटरनल मोटिवेशन होती है कि मुझे जीवन में कुछ हासिल करना है। दूसरा होता है एक पीयर ग्रुप की आप अपने से तेजस्वी और सीरियस बच्चों की सोबत में रहे, जो भी कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, नॉट नेसेसरी कि सब यूपीएससी कर रहे हो, कोई जीमेट दे रहा है, कैट लगा रहा है, दूसरी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। तीसरा, पढ़ाई में आपको और मदद और डायरेक्शन देने के लिए आप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। अब स्वाभाविक है आप क्योंकि कॉलेज में है तो साथ में दिल्ली जाकर सीधी पढ़ाई ऑफलाइन वगैरह मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप कुछ ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग या नाइट के क्लासेस देख सकते हैं। जब वीकेंड है तो थोड़ी और पढ़ाई, जब कॉलेज में छुट्टियां हो तब थोड़ी और पढ़ाई, like that you have to manage efficiently. Are you suggesting people should join Unacademy indirectly? Unacademy है और बाकी भी संस्थाएं, बट Unacademy दूसरों से बेहतर बाकी संस्थाएं कौन दूसरों से बेहतर? किन की बात है। वो नेट पे आप सर्च कर लीजिए। केमिस्ट्री वाला की बात कर रहे हैं? बहुत सारी संस्थाएं। ये बात भी सही है। तो सर अनअकैडमी के बैचेस शुरू होते हैं हर साल और हर साल पैसा देना पड़ता है? नहीं, मतलब ये सब्सक्रिप्शन मॉडल है। मतलब इसकी जो सिद्धांत ऐसा है कि मान लीजिए आप दिल्ली जाते सबसे बड़े अच्छे इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ पर मान लीजिए 20 बैचेस चल रही है और उनके पास टीचर्स हैं, तो एक टीचर एक बार में एक बैच में 500 बच्चों को पढ़ा सकता है। तो जो 5-6 स्टार बैच बनेंगी जहाँ पर उनके सबसे सीनियर टीचर पढ़ाएंगे, बाकी जो 15 बैच है उसमें जूनियर टीचर, थोड़े कम अनुभवी टीचर पढ़ाए जाएंगे। तो मतलब ये तो एक आपके नसीब पर है कि आपको स्टार बैच मिला कि नहीं। जब अनअकैडमी की स्थापना हुई तो हमारे फाउंडर गौरव मुंजाल और डॉक्टर रोमन साइनी, उनकी ये इच्छा रही है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर एक को स्टार बैच ही मिले। और बिहार वालों का क्या सर? सबको
कश्मीर से कन्याकुमारी और ईस्ट वेस्ट हर एक को, तो उस वाले रास्ते में तो बिहार आता ही नहीं सर, कश्मीर से कन्याकुमारी में। सब जगह पूरा भारतवर्ष में जितने राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अनअकैडमी का ये मॉडल है कि लाइव क्लासेस में टॉप एजुकेटर से आप पढ़ सकते हैं और एक ही सब्सक्रिप्शन में इंग्लिश, हिंदी और बायलिंगुअल इंग्लिश तीनों प्रकार के हमारे बैचेस अवेलेबल होते हैं। आप जिस भाषा में समझ में आए आप उस भाषा में आप करें। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई सर। सर प्री की तैयारी के लिए क्या करना चाहिए? प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आप सबसे पहले मेरी सलाह रहेगी कि क्लास 11, मतलब मैं आपको कोचिंग मुक्त बात करूँगा, फिर थोड़ी आपको पढ़ाई करके लगे कि मेरा स्तर है, मैं कुछ कर सकता हूँ, तब कोचिंग ज्वाइन करें, ये भी मेरी सलाह है। सबसे पहले मेरे आपको सलाह है विद्यार्थियों को, क्लास 12 की ह्यूमन ज्योग्राफी की किताब फ्री में भी डाउनलोड कर सकते हैं, एनसीईआरटी कॉपीराइट फ्री उसने अपलोड की है, ठीक है, उसे आप पढ़िए। तो भूगोल थोड़ा आप देखिए कि इतनी मेरी चोंच डूब रही है कि नहीं, वो काफ़ी सरल है। चोंच तो लेकिन है ही नहीं फिर सर, कैसा? हाँ, मतलब दिमागी जो है बौद्धिक स्तर इतना भी है कि नहीं। ज्योग्राफी इतना समझ में आ रहा है, अगर ज्योग्राफी नहीं समझ में आ रहा है तो आप आईएएस नहीं बन सकते हैं। ऐसा नहीं है, पर एक स्तर तो होना चाहिए। हर एक कोई राह चलता तो ये कोई कुछ तो इंडियन समझ आइडल नहीं है यूपीएससी की। तो मेरी सैड स्टोरी से कुछ होगा नहीं सर? नहीं, कुछ नहीं हो। मेरे पापा ऑटो चलाते थे, ये बात नहीं बोल सकता हूँ। ये सब सिलेक्ट होने के बाद होने वाली मैं तो अपने पापा को नौकरी छुड़वा के ऑटो लगवा दिया सर, कि चलाओ यार, कुछ स्टोरी तो हो हमारे पास। लेकिन अफसोस आप बोल रहे हैं कि ये नहीं चल सकता है। गरीब व्यक्ति सिलेक्ट हो सकता है, जो मानसिक रूप से गरीब है वो सिलेक्ट नहीं हो सकता। आप बोल रहे हैं कि मैं मानसिक रूप से गरीब मैं हूँ? आपके बारे में नहीं, मैं जो वीडियो देख रहे हैं उनको सलाह दे रहा हूँ। अच्छा, उनको बोल रहे हैं। अच्छा, आप उन लोगों को बोल रहे हैं क्या? ठीक है सर। तो प्री में मैंने सुना है सर कि आप तुक्का भी लगा सकते हैं, अगर हर क्वेश्चन का मैं सी डाल दूं उसमें नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है, फिर आप नेगेटिव में चले जाएंगे। तो जहाँ नेगेटिव वाला जहाँ मार्किंग होगा वहाँ वो वाला क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा सर? नहीं, हर एक प्रश्न में 4 ऑप्शन है। सही जवाब है मान लीजिए ए, और आप कह रहे हैं कि मैं सी टिक कर दूंगा, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। करेक्ट आंसर देने पर 2 मार्क मिलते हैं, गलत आंसर देने पे -0.67 कट हो जाते हैं। सर लेकिन अगर भगवान की दया से 100 में से 40 क्वेश्चन का सी रहा तो मेरे तो 40 नंबर आ जाएंगे सर। आज से कुछ वर्षों पहले करीब 2016 में जो पेपर बन रहे थे उसमें ये एक थोड़ी खामी रहती थी कि मान लीजिए साइंस के 10 सवाल हैं और आप आंख बंद करके हर एक में डी टिक कर रहे हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि ज़्यादातर में डी जवाब होगा। तो ऑल ऑफ द अबव भी होता था जी, उस प्रकार से। पर उसके बाद क्या हुआ कि यूट्यूब पर सबने वीडियो बना के चिल्ला के स्कीम बता दी। तो फिर जो यूपीएससी को भी पता है कि आपको पता है, तो अब ऐसे तुक्के बैकफायर ज़्यादा करते हैं। तो ऐसा कभी भी आपको कोई क्लिकबेट वीडियो दिखे कि बिना पढ़े सिलेक्ट हो सकते हैं और ये ट्रिक से ऐसा हो सकता है, वो सब गलत बात है। सर आप इतने सालों से इतने सारे टॉपर्स को पढ़ाते हैं, क्या आप देख पाते हैं किसी एक बच्चे में जो आईएएस निकालता है कि एक पैटर्न है इनका, कि आपको पता चल जाता है कि ये बच्चा निकालेगा? मतलब देखिए, कुल मिलाकर 1000 सीट्स हैं। 1000 सीट है सर? हर साल 1000 के आसपास वैकेंसी होती है। 1000 सीट है? हाँ। तो मैं पागल हूँ जो इतने साल से मेहनत कर रहा हूँ जब 1000 ही सीट है सर। निपन उसकी ही तैयारी से, अब जब मैं शुरू में आपको बता रहा था, जब आप बैंकिंग, स्टाफ सिलेक्शन, स्टेट सर्विसेज सब कुछ जमा करते हैं, एवरेज 30,000 जॉब्स ऑफिसर रैंक की मिलती है। हालांकि हर एक आदमी हर स्टेट की तो अप्लाई कर नहीं सकता, तो अब खुद के स्टेट की, बैंकों की, स्टाफ सिलेक्शन की, यूपीएससी, आर्म्ड फोर्सेस सब मिलाएं तो कहीं ना कहीं एक अच्छा अवसर बन ही जाता है सर। लेकिन जो पैटर्न की हम बात कर रहे थे, क्या पैटर्न होता है टॉपरों का? थोड़ी तो उसकी खुद की ब्राइटनेस होनी चाहिए, मतलब ऐसी पात्रता कि उसमें पानी डाले तो घड़ा ठहर सके, याद रहे उसे, इस प्रकार की। दूसरा, कम से कम 5-6 घंटे वो रोज़ बैठ सके पढ़ाई के लिए। भले पढ़े चाहे ना पढ़े, बैठ जाए। नहीं पढ़े उसके लिए बैठे ये ज़रूरी है। और एक चीज़ वो होती है कि वो सब में मैं कॉमन पाता हूँ, वो एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम नहीं करेंगे कि नहीं मैं तो पढ़ के गया था लेकिन इस बार उन्होंने ये टफ पूछा वगैरह। उनका एटीट्यूड क्या होता है कि इस बार तैयारी कम पड़ी, अगली बार थोड़ा और मुझे पढ़ के जाना है। ये दोषारोपण नहीं करना, एस्केप नहीं ढूंढना, ये एक कॉमन थीम सब में मैं देखता हूँ। एक्सेप्ट कर लेना, हाँ, कि मुझे और पढ़ के जाना था। तो बहुत सारे लोग सर पहली बार में निकाल देते हैं, वो कौन से छात्र होते हैं? अगर हम स्टैटिस्टिकली बात करें कि 1000 लोग जो सिलेक्ट हो रहे हैं उसमें करीब 10% ऐसे होते हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले सिलेक्ट होते हैं। क्या बात कर रहे हैं? 10% होते हैं? बाकी जो ऐसे हैं लगभग आप समझिए वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट वाले होते हैं। फोर्थ तक में वो निकालने वाले ज़्यादा होते हैं। मतलब हम जब क्यूमुलेटिव बात करें कि फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड,
3rd एंड 4th। तो ज़्यादातर लोग जो सिलेक्ट हुए वो पहले से चौथे में सिलेक्ट हो जाते। तो जो 4 दे चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है कि 5वें में होगा। वो गिरते जाती है। उसका एक कारण ये है, फिर घर की जिम्मेदारियाँ, कुछ नौकरी, परिवार को सहायता करने के लिए वो जुड़े हैं, टाइम नहीं निकाल पाते, पैटर्न चेंज हो गया एग्ज़ाम का, सो मैनी थिंग। जो अभी देख रहे हैं और युवा हैं जो अभी यूपीएससी में आना चाहते हैं, आप उनको क्या सलाह दें कि वो इस बवंडर में ना फंसे, ये सब छोड़ दें, कुछ और करें, कोई और धंधा? नहीं, मतलब होगा ये कि जो भी आदमी पहली बार अटेम्प्ट देगा वो घर से सोच के जाता है कि मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ाई की है, लेकिन उसे पता नहीं कि उसके जैसे और 20-30 हज़ार सीरियस लोग थे। रिजल्ट आने के बाद वो उसे महसूस होता है पहली बात कि और भी लोग पढ़ रहे थे पहली बात। दूसरा कि वो जो भी पढ़ के जाता है उसको लगता है मैं सब पढ़ के गया, जबकि हमेशा आपने जो पढ़ा है उससे थोड़ा और पढ़ के जाने की ज़रूरत होती है। कहाँ से पढ़े सर जब सारा सिलेबस पढ़ लिया? उसके अबव एंड बियॉन्ड भी आपको डेली खुद को अपडेट करना है, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, कुछ ना कुछ चल रहा है। तो सर बहुत सारे लोग फंसते जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि कब बाहर आना है। तो किस अटेम्प्ट के बाद हार मान ले सर? हार मानने वाली बात नहीं। देखिए, आप किसी भी कैरियर में जाते हैं तो 10-15 साल तो स्थापित होने में लगते हैं। 10-15 साल स्थापित ही होऊंगा मैं? मतलब अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें, आपने भी यूट्यूब में और जो मीडिया इंडस्ट्री में अपना नाम मुकाम बनाया है, तो पीछे बहुत सालों की मेहनत है। तो ये जो प्राइवेट सेक्टर तो ये मांगेगा। अब कोई आदमी ये सोचे कि मैं 40 साल तक यूपीएससी दूंगा और फिर मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊंगा, तो और 10 साल में वो अपने को स्थापित करे, तब तक तो बेचारा रिटायरमेंट की एज में आ जाएगा। अब फिर लेकिन लड़की तो अपने पसंद की मिलेगी सर 60 की उम्र में, और दहेज भी होगा पूरा। मेरा ये मानना है कि ज़िंदगी में आपको कुछ बड़ा हासिल करना है तो ये सब प्यार मोहब्बत और ये सब चीज़ों से खुद को ऊपर रखना चाहिए। कुछ बड़ा सोचिए, लक्ष्य रखिए जीवन में। अरे सर आप तो ब्रेकअप करवा देंगे सारे बच्चों का यार, है ना? आप ज़्यादा मोटिवेट मत कर दीजिएगा उनको। सर बहुत सारे माँ बाप अपने रिश्तेदारों में इज्जत पाने के लिए बच्चों को यूपीएससी की आग में झोंक रहे हैं, जबकि वो अपने बच्चे को कंटेंट क्रिएटर भी बना सकते हैं और उनके रील में नाच सकते हैं। तो ऐसे माँ बाप को आपकी क्या सलाह रहेगी? नहीं, ना सिर्फ यूपीएससी में देखता हूँ कि 6ठी क्लास से भी बच्चे को आईआईटी की कोचिंग चालू करवा देनी है। इसीलिए मेरा आईआईटी नहीं हुआ सर, 6ठी के लड़के से हार गया मैं। तो 6ठी का दूध दिला दिया यार, याद हो उसने मुझे। मतलब मेरा जो अंदर की थोड़ी भी अंतरात्मा बची है, तो ये सीधा नशा करा दूँ यूपीएससी देनी चाहिए सबको, ये सब मेरे से बोला नहीं जाता और ना सलाह दी जाती है। और मैं अब सब माँ बाप को भी कहना चाहता हूँ, आईआईटी से लेके यूपीएससी से लेके कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, थोपिए नहीं बच्चे को, उसको देखने दीजिए। आप भी देखिए कितनी सारी करियर अपॉर्चुनिटी है, फिर वो शॉर्ट लिस्ट करे, देन यू हेल्प हिम, नर्चर हिम। ये मेरी सलाह है। लेकिन सर लाल बत्ती आ जाती है बात वहीं पे कि लाल बत्ती फिर कैसे मिलेगी? वो तो फिर हार्ट अटैक आएगा तभी मिलेगी ना सर। ये जो आप बताते हैं, फिल्मों ने और मीडिया ने परसेप्शन किया कि लाल बत्ती वाली चीज़ें, असल में जो सिलेक्ट होता है यूपीएससी में, वो आईएएस में गया, उसके बाद उसकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद ये एसडीएम बनेगा, कलेक्टरशिप मिलेगी। ये शुरुआत के 10 से 14 साल तक की नौकरी ज़िले में होती है। उसके बाद जो भी राज्य का कैपिटल है, महाराष्ट्र है, मुंबई हुआ, बिहार है, पटना हुआ, वहाँ का जो सचिवालय है, सेक्रेटेरिएट, वहाँ आपकी ज़्यादातर नौकरी जाती है। उस वक्त ये लाल बत्ती और रुतबा वो सब धीरे धीरे कम ही हो जाता है। तो उस एज के या थोड़े सीनियर आईएएस ऑफिसर से आप बात करेंगे, वो आप कहेंगे कि इतना भी ग्लैमर नहीं है जो दिखाया जाता है लाल बत्ती वगैरह। ग्लैमर नहीं मिल रहा है, तो ग्लैमर कहाँ है? वो तो आपके प्रोफेशन में है, ये जो भी कंटेंट क्रिएशन है, सर मीडिया है। कई बार आपको पछतावा होता है कि आप गलत प्रोफेशन में हैं सर? नहीं, थैंक्स टू अनअकैडमी उन्होंने कभी पछतावा होने नहीं दिया। सर आपको कई बार देखा गया है ट्विटर पे, आप केआरके की ट्वीट्स के नीचे रिप्लाई करते हैं, उसको डांटते हैं, तो आप केआरके भी आपका स्टूडेंट रहा है सर? नहीं, यूपीएससी की आप तैयारी करते हैं तो एक उसमें कैरेक्टर में आपकी एक खामी ये आ जाती है कि आप चीज़ों को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये चीज़ हुई तो इतिहास में इसका कहाँ पुनरावर्तन हुआ, कि ईरान युद्ध में अमेरिका ने ये गलतियाँ की तो अफगानिस्तान, वियतनाम में क्या हुआ। उसी प्रकार दूसरा कि आप समांतर ढूंढने लगते हैं, पैरेलल्स, कि ये यहाँ पर ऐसा हो रहा है तो क्या कहीं और भी ऐसा हो चुका है। तो फिर मैं जब भी किसी दिन गलती से यूट्यूब ने रेकमेंड किया, मैंने केआरके का शो देख लिया। आपने केआरके का शो देखा है? ये तो बहुत बड़ी बात आज आपने। तो मैं वहाँ पर बहुत कुछ देख पाया कि कोचिंग इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत समांतर है। हाँ। तो इसलिए मैं कभी कभी सुन लेता हूँ। अरे सर
KRK की वीडियोस बस बहुत लोग देखते हैं कि अच्छा मार्केट में चल क्या रहा है, कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप उसकी भावनाओं से ज़रूरी नहीं है कि अग्री करें। लेकिन ये बात आपने क्या कही कि पैरेलल्स ऐसे हैं बॉलीवुड और कोचिंग इंडस्ट्री में? बहुत सारे पैरेलल्स हैं। जैसे जैसे बॉलीवुड में कोई भी फिल्म फ्लॉप नहीं जाती, एज पर प्रोड्यूसर सब कुछ हिट है, 100 करोड़ कमाया, 1000 करोड़ कमाया। सिमिलरली यूपीएससी में हर एक इंस्टीट्यूट ने सारे टॉपर्स उन्हीं से पढ़ के निकले हैं। हाँ, ये बड़ी तो वो एक पैरेलल हुआ। ऐसे अनेक पैरेलल्स दिखते हैं मुझे। तो जैसे बॉलीवुड में फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है, वैसे ही फेक रैंकिंग इधर दिखाते हैं कि इतने छात्र निकल गए इंडस्ट्री में। हालांकि अब जो सरकार का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें एक संस्था है CCPA, उन्होंने सख्ती दिखाई कि जैसे किसी को फ्री में मॉक इंटरव्यू, फ्री में मॉक टेस्ट वगैरह दे के भी ये तो हमारा छात्र है करके रैंकर्स दिखाए जाते थे। हालांकि अनअकैडमी ने हमेशा से क्लैरिटी से बताया कि इतने फ्री लर्नर्स थे, इन्होंने हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, पढ़ाई की थी। फॉर एग्जांपल जो ये लेटेस्ट रिजल्ट आया 2025 की साइकिल का, अभी 26 में रिजल्ट आया, ऑल इंडिया रैंक 1 डॉक्टर अनुज अग्निहोत्री, आपने 280 आवर्स अनअकैडमी पे पढ़ाई की। हिंदी माध्यम में सबसे ऊंचा रैंक था रैंक 20 रविराज साहब, आपने भी अनअकैडमी पे ऑनलाइन क्लासरूम माध्यम से पढ़ाई की। कुल मिलाकर जितने रैंकर्स हैं उसमें 100 से अधिक ऐसे हैं जिन्होंने अनअकैडमी के ऑनलाइन क्लासरूम से पढ़ाई की। एवरेज आप वॉच टाइम निकाले 400 घंटे का वॉच टाइम है, और ये सारी चीज़ें हम प्रूव कर सकते हैं इसलिए क्लेम कर रहे हैं। कुछ दिल्ली के इंस्टीट्यूट आधी अधूरी अर्ध सत्य बातें करते थे, फिर उनको दंडित भी किया गया था CCPA द्वारा। मान लीजिए कि मैं एक भारत का युवा हूँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड है। आपकी सारी बातें घूम फिर के गर्लफ्रेंड पे जो आ रही है, तो आपको इससे ऊपर उठना होगा अगर आप सच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ पास करना चाहते हैं। गर्लफ्रेंड उठने देगी तब तो सर, गर्लफ्रेंड उठने देगी तब तो, वो तो मतलब रोक लेती है जब मैं उठता हूँ कि अभी 8 ही बज रहे हैं, 10 बजे तक तो सो कम से कम। मुश्किल है। मतलब ऐसे लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनको पहले से कहना चाहूँगा, भाई जीवन में कुछ और करो, माँ बाप का पैसा कोचिंग में और UPSC में बर्बाद मत करो। बहुत लोग चलिए सर बहुत ईमानदारी से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी सोच ये है कि दहेज मिलेगा लंबा। नहीं, जो असल में सिलेक्ट होते हैं वो इन सब चीज़ों से ऊपर की उनकी सोच रहती है। ये जो है वो ये सब छोटी बुद्धि वाले लोग हैं, मानसिक रूप से गरीब लोग हैं, ये सबको मजा है ऐसी व्यंग की बातें। हम मानसिक रूप से गरीब है आपके लिए? आपको मैं नहीं बोल रहा, आप जिन लोगों को संबोधित कर रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूँ। सर बहुत सारे छात्र हैं जी, जो अपने माँ बाप से अलग अलग सिस्टम गैजेट्स खरीदवा ले रहे हैं जी, ऑनलाइन कोचिंग के नाम पे। यस। तो आप लोग इतना सस्ता, जो आपने 17,000 का कोर्स लॉन्च किया, लेकिन माँ बाप को तो 2-3 लाख लग जा रहा है। नहीं, इसमें मैं सब विद्यार्थियों को एक तो ये कहना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल iPad है, इसमें आप नोट्स बना सकते हैं पेंसिल के जरिए, लेकिन जो UPSC परीक्षा है उसमें तो कागज़ पे लिखना है, उसमें तो हाथ से ही लिखना है। iPad आपकी आदत ऐसे खराब करेगा कि 150 या 250 वर्ड्स में जवाब लिखने होते हैं मेंस में। iPad में तो जितना लंबा चौड़ा लिखना है आपकी चीज़ है, आप उसको ऑटो करेक्ट कर सकता है, स्पेल चेक कर सकता है, जो UPSC रियल में होगा नहीं। हाथ भी दर्द नहीं करता उसमें। जी, तो ये सब स्ट्रेंथ, मसल मेमोरी, लिखावट, ये सब आपकी बेहतर करने के लिए पेन पेपर पे आप नोट्स बनाए, ऐसी मेरी सलाह है। ऑफकोर्स गैजेट का अपना इस्तेमाल है कि उसकी मदद से आप जो क्लासेस देख सकते हैं, उसमें मॉक टेस्ट, बहुत सारा स्टडी मटेरियल जो थैंक्स टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव फ्री में अवेलेबल है, PDF फाइल्स वगैरह, वो आप देख सकते हैं, तो इट हेल्प्स। तो क्या आपको लगता है कि भविष्य में सर UPSC में भी कलम और ये सब हट जाएगा और सब ऑनलाइन ही होगा? मेरी तो ये इच्छा है कि वो इलॉन मस्क कुछ न्यूरालिंक चिप बना रहे हैं, ऐसा बना देना चाहिए कि वो अपने आप ही डिटेक्ट कर दे ये आदमी ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होगा, उसी को UPSC कर दो, कोई कोचिंग की और कोई परीक्षा की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो न्यूरालिंक का ही वैल्यूएशन आ जाया करेगा जी, और उसके हिसाब से लोग को IAS और वो बना दिया जाएगा। तो सर न्यूरालिंक में तो ये भी हो जाएगा कि जो कातिल प्रवृत्ति के लोग हैं वो पकड़े जाएंगे। हाँ, वो भी है। सर आपने एक बात बोली थी कि कुछ लोग होते कातिल, कुछ लोग होते आशिक, ये क्यों बात बोली थी आपने? जो आप मुझे कई बार घुमा फिरा के उसी प्रश्न पे ला रहे हैं कि ये जो डेमोग्राफी है, मतलब एक उन चीज़ों में फंसे उनका कल्याण मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में थोड़ा मुश्किल देखता हूँ। वो एक लॉ से पढ़ाई मांगता है। तो जैसे कातिल इन द सेंस कि उसे पता है मुझे कितने बजे क्या काम करना है, कहाँ जाके क्या चीज़ें एग्जीक्यूट करनी चाहिए, मुझे बैकएंड में कितना रिसोर्सेज चाहिए होंगे इस पर्टिकुलर मिशन को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसी जो सोच के साथ आप एंट्री मारें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफलता है। सर इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं, बहुत लोग आपके जो फैन हैं इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपसे। सर
अगर मेरे पास 100 रुपया है तो मैं किस स्टॉक में लगाऊं सर? अभी के समय में तो दूर ही रहना चाहिए और स्टॉक मार्केट से दूर रहूं, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट में सब एसआईपी म्यूचुअल फंड वाले लोग आपको सलाह देंगे कि अभी तो गिर रहा है तो बाय ऑन द डिप्स, क्योंकि आप सस्ता खरीद रहे हैं तो फिर ये ऊपर जाएगा। नॉर्मल स्थिति में ये बात सही है कि, लेकिन युद्ध की स्थिति में ऐतिहासिक रूप से ये हुआ कि जब युद्ध होता है उसके बाद ऐसा जो करेक्शन आना है वो देरी से आना है, धीमे आना है। तो कोई आदमी कि अभी लगा दूंगा, ये 2 महीने में 2 साल में सब ग्रो हो जाएगा, हो सकता है ऐसा ना हो। सर मैं ना डिप पे खरीदता हूँ कि अब यहाँ से ग्रो करेगा, लेकिन वहाँ से और डिप कर जाता है सर। वहाँ कई कंपनी ऐसी हैं जो मेरे खरीदने के बाद बंद भी हो चुकी हैं सर, और जैसे ही मैं निवेश करता हूँ कुछ गड़बड़ हो जाता है सर उनके साथ। आपको अपने पे नहीं लेना चाहिए, इसमें कोई अंधश्रद्धा में नहीं जाना चाहिए। असल में ये हो रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स 1.66 लाख करोड़ रुपीस, माफी 1.66 लाख डॉलर्स इतना माल भारत से बाहर ले जा चुके हैं। किस रास्ते से ले गए सर वो? मतलब उन्होंने भारतीय कंपनियों के शेयर्स बेचे, रुपया मिला, उसको किस डॉलर रास्ते में से? मैं तब्दील, तो समंदर के पास ही रहता हूँ, उधर से ले गए क्या? ऑनलाइन माध्यम से। ऑनलाइन माध्यम से जी, ये ले जा रहे हैं, तो उनका इंटरनेट काट दिया जाए सर? इंटरनेट काटेंगे तो फिर और पाबंदियां लगेंगी। सर डॉलर की बात करते हैं, डॉलर कब भारत के रुपए से कमज़ोर होगा? किसी भी देश के बाकी सब देशों के साथ पैसों का कितना लेन देन है उसका सप्लाई डिमांड है। ऐसा जब दिन आएगा जब अमेरिका के लोग भारत का सामान ज़्यादा खरीदेंगे तब ये हो सकता है, और अमेरिका के लोग ढेर सारे डॉलर्स भारत में भेजेंगे कि हमको आपके प्याज, टमाटर, आम, हर चीज़ चाहिए, तो डॉलर की सप्लाई भारत में बढ़ जाएगी, तो डॉलर सस्ता हो जाएगा कि अभी 90 रुपीज़ का 80, 60, 50, 10 रुपीज़ का उसे। कुल मिलाकर जब भी आप इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो आपकी लोकल करेंसी कमज़ोर होनी। सर सरकार को उसे रोकने के कदम उठाने चाहिए। सर आप अपने नोट्स किन माध्यमों से पहुंचाते हैं बच्चों तक? मतलब अपनी पढ़ाई के नोट्स रोज आप पीडीएफ भेजते हैं? मतलब अनअकैडमी का हमारा जो प्लेटफॉर्म है उस पर वीकली बेसिस पर चैप्टर अपलोड किया जाता है, उतनी पढ़ाई होती है अगले महीने, अगले हफ्ते, और ये काम चलते रहता है। सर टेलीग्राम पे मैं गया था एक कुछ डाउनलोड करने के लिए, तो मैं देखा वहाँ पे आपके नोट्स चल रहे थे। हाँ, मतलब कुछ हमारा पेड मटेरियल होता है, कुछ फ्री मटेरियल होता है, तो चलते रहते तो अनअकैडमी का भी ग्रुप है टेलीग्राम पे? हैं। बहुत सारे ग्रुप्स हैं, अच्छा अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को हम कैटर करते हैं, चाहे आईआईटी नीट है, यूपीएससी है, कैट है। सर एक एस्पिरेंट छात्र क्या अगर 6 घंटे पढ़ ले रहा है सुबह 6 बजे से 12 बजे, तो बाकी दिन में वो मतलब अगर कुछ करे, जैसे फिल्म देख लिया, वेब सीरीज़ देख लिया, गर्लफ्रेंड से मिलने चला गया, तो फिर कहाँ दिक्कत रह जाएगी? अगर वो 6 घंटे रोज़ पढ़ रहा है तो फिर क्या दिक्कत है सर? फिल्म आप देखते हैं मान लीजिए 2 घंटे की, और मान लीजिए आप सिनेमा देखने गए, तो आने जाने में, दूसरा कुछ हम बाहर खाना खाएंगे, ये सब में 1 और घंटा आपका जाना है, 3 घंटे। नहीं सर, वो सिर्फ दारू पी के अपना देखेगा। फिल्म में आपने कुछ सीन देखे, उससे आप और प्रेरित हुए, फिर घर आके आप 1-2 घंटा और इसको सोचेंगे कि मैं होता तो ये करता, ये सीन में ऐसा हुआ था। तो असल में आपको 2 घंटे की फिल्म 4 घंटे का निवेश मांग रही है, तो ये आपकी तैयारी को अफेक्ट करने लगता है बियॉन्ड अ पॉइंट। मैं मना नहीं कर रहा, कुछ नहीं देखना चाहिए, पर किसी भी चीज़ का अतिरेक नहीं होना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब सर कि युवा बिल्कुल भी भ्रमित ना हो, मतलब इंस्टाग्राम भी डिलीट कर दे, फेसबुक भी डिलीट कर दे? डिलीट करना सही निर्णय होगा। आप पाएंगे जो भी टॉपर्स हैं उसमें ज़्यादातर लोग इन चीज़ों से दूर रहते हैं। और अनअकैडमी और यूट्यूब रखे पढ़ाई लिखाई के लिए ज़रूरी चीज़ों को रखना चाहिए, जिसमें यूट्यूब भी हाँ ठीक है, पर उसमें फिर ये ना हो कि पूरा दिन बस आप KRK की वीडियो देख रहे हैं। हाँ, मतलब एंटरटेनमेंट से ज़्यादा पढ़ाई के लिए उपयोग हो, ठीक है। तो सर आप कभी इंटरव्यू में बैठे हैं यूपीएससी के एग्ज़ाम के? मॉक इंटरव्यू हम अनअकैडमी में लेते हैं विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए। तो कई बार मॉक इंटरव्यू हम देखते हैं जहाँ बैठने के तरीके से लेके हर चीज़ के बारे में बात की जाती है। तो बहुत लोग हैं कि जो प्री और मेंस की पढ़ाई ना करके पहले इंटरव्यू की ही तैयारी कर रहे हैं, जैसे मैं। तो क्या हम सही कर रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल गलत ही कर रहे हैं आप, क्योंकि यूपीएससी में प्रीलिम्स पास करेंगे, फिर मेंस देंगे, मेंस पास करेंगे, तब इंटरव्यू आएगा। और ये जितने मॉक इंटरव्यू यूट्यूब पे चलाए जा रहे हैं वो असल यूपीएससी से अलग होके क्या क्लिकबेट पूछा जाए ताकि व्यूज़ हमको मिल जाएं, उस प्रकार की छिछोरी चीज़ों पे ज़्यादा फंसे हैं। छिछोरी बोल आपने? जी। घूम फिर के मैं देख रहा हूँ, जैसे आप मुझे प्रश्न पूछ रहे हैं, घूम फिर के ये आता है प्रेम गर्लफ्रेंड, उनके सारे प्रश्न भी घूम फिर के इसी के आसपास चलते हैं। और तो ये सब कल्याणकारी चीज़ें नहीं हैं। आप
असल यूपीएससी जो प्रश्न पूछती है उसमें ये सब नहीं आता है। तो आप बोल रहे हैं कि ये व्यूज के लिए पूछे व्यूज जाते के हैं, लिए असल पूछे, क्वेश्चन कुछ और है। अलग होते हैं, सीरियस होते हैं जी। तो असल क्वेश्चन के कुछ एग्जांपल बताइए जो आपने सुना होगा। सबसे पहले तो जब आप इंटरव्यू में जाएंगे आपका एक डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म वो पहले से मांग के रखेंगे कि आप कहाँ जन्म हुआ था, कहाँ पढ़ाई की, माँ बाप क्या करते हैं, क्या आपके माँ बाप से क्या मतलब है सर? मेरे देखना माँ बाप पड़ेगा। चोर हैं तो क्या दिक्कत है, मैं आईएएस नहीं बन सकता हूँ? नहीं, पर उनकी इनकम वगैरह लिखना पड़ेगा। कुछ लोग फर्जी डब्ल्यूएस वगैरह के जिस चक्कर दिन में चोरी अच्छी हुई उस दिन बढ़िया है, जिस दिन पकड़ के पीट दिया, सर्टिफिकेट लेके आप क्लेम करिए। किसी दिन पकड़ लिया गया पापा को तो उस दिन 2 महीने थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा, आप बोले कि पहले से पता रहता है। उनको पता रहता है आपने, मतलब मैंने ये ग्रेजुएशन किया, मेरे इतने मार्क्स थे, मेरे ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ रहे हैं। तो शुरुआत में आपको कंफर्टेबल करने के लिए आपके बारे में पूछेंगे। हाँ। अपने बारे में बताइए, क्या पढ़ाई की, क्या आपके जॉब के एक्सपीरियंस थे वगैरह। फिर थोड़ा उसके ग्रेजुएशन के बारे में आपको प्रश्न पूछे जाए, मान लीजिए इंजीनियरिंग था, एमबीए था, जो भी। फिर थोड़ा विषयों के बारे में, थोड़ी सांप्रत घटना, करंट अफेयर्स के बारे में पूछा जाए। इस तरह से इंटरव्यू का एक फ्लो चलता है। तो वो एमटीवी रोडीज नहीं है कि पहले ही प्रश्न से आपको नीचा दिखाने के लिए या रोस्ट करने के लिए, आपको वो कंफर्टेबल कि बनाएगा। बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। ये सब उधर कोई फीडबैक नहीं देगा, वो उसको पास करना है पास कर, फेल करना है फेल करेगा। यू विल नॉट नो कि मेरा अच्छा गया कि बुरा गया। जी। यस प्लीज़ कम इन, बैठिए। मैं आई कमी सर? नहीं, आप आ भी चुके हैं, बैठ भी चुके हैं, ये सब चीज़ें पहले आपको परमिशन लेनी चाहिए। खैर, प्लीज़ इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपना परिचय दीजिए। सर मेरा नाम सतीश रे है और कत्ल की रात मैं मौका वारदात में मौजूद था और पूजा का कत्ल मेरे नहीं नहीं, आप इंट्रोड्यूस मतलब अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या पढ़ाई की है, क्या आपकी हॉबीज़ रही है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जॉब, ये सब बताइए। सर मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूँ लेकिन मेरा जन्म बिहार में हुआ और मेरे माँ बाप भी वहीं के हैं और मैं भी वहीं का हूँ। हरियाणा में मैं बिलोंग करने लगा इंजीनियरिंग के टाइम पे। उसके बाद सर मेरी हॉबी डेवलप हुई कुछ, जैसे क्रिकेट में सट्टा लगाना सर, उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा करिकुलर में मैं। ये जो आपने अपनी हॉबीज़ में लिखा है क्रिकेट पे सट्टा लगाना, तो सरकार ने पिछले साल जो ऑनलाइन गेमिंग प्रतिबंधित किया, उस पर आपके क्या विचार हैं? एक फ्यूचर ऑफिसर के रूप में आप बताइए। सर एक फ्यूचर ऑफिसर के तौर पे मैं अपने राज्य में किसी भी युवा को किसी भी चीज़ में बाधित नहीं करना चाहता। उसका मन वेश्यावृत्ति में है, उसका मन सट्टेबाजी में है, उसका मन शराबबाजी में है, जुएबाजी में है, तो वो खुल के करे। क्योंकि समाज को खराब नहीं करे, ये दूषित चीज़ें आप नहीं देख रहे हैं। समाज खराब हो जाएगा सर इससे। समाज खराब होगा, अर्थतंत्र खराब होगा, कर्जे के बोझ में डूब रहे हैं लोग, आत्महत्याएं कर रहे हैं ये सट्टेबाजी में। तो एज एन आईएएस मैं आत्महत्या नहीं करने दूंगा। कितना भी कर्जा चढ़ गया सर, आपको आत्महत्या नहीं करने दूंगा। नहीं, पर खेलने ही क्यों देना है फिर? सर जीवन बदल जाता है सर, रातों रात जीवन चेंज हो सकता है सर। एक गरीब युवा जिसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, वो रातों रात क्या उसे अमीर बनने का हक नहीं है सर? तो कौन बनेगा करोड़पति में भी तो पढ़ाई करके जा सकता है, कुछ क्विज कंपटीशन देख ले सर। लेकिन फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में दूसरे पहले कर दे रहे हैं ना, तो पढ़ के फ़ायदा क्या? खैर छोड़िए, आपने पढ़ाई की बात की, इंजीनियरिंग आपने की है, कौन से डिपार्टमेंट से थे आप? डिपार्टमेंट से तो मैं नहीं था, मैं तो कॉलेज में पढ़ा था सर। नहीं मतलब उसमें जैसे होता है, मैकेनिकल था, इलेक्ट्रिक था, आईटी था, क्या था? आईटी था सर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको आप कैसे देख सकते हैं? ये हमारे इकोनॉमी के लिए, देश के लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहा है, चैलेंज क्रिएट कर रहा है, क्या है? सर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को देख नहीं पाता, सच बताऊं। मेरे लैपटॉप पे ChatGPT नाम का वेबसाइट खुलता है लेकिन उसका कुछ मैं देख नहीं पा रहा हूं। लेकिन हाँ, मुझे ये पता है कि उस साले को सब कुछ पता है और मेरे को डर ये है कि वो IAS बन जाएगा सर और मेरी सीट खा जाएगा। तो मतलब आप उसे चुनौती के रूप में देखते हैं? चुनौती के रूप में देखता हूँ जी सर। तो फिर इसके फ़ायदे कुछ आप गिनवा सके अगर? फ़ायदे ChatGPT का सर ये है कि जैसे कि एक बार वो जॉब खा गया मेरी, तो फिर वो सर आत्महत्या करने के 5 तरीका बता देता है। ठीक है, थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों के बारे में पूछते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस। ईरान युद्ध क्यों हुआ है? सर हम सो रहे थे, हमें नहीं पता चला, रातों रात हो गया सर। अच्छा, उससे भारत के अर्थतंत्र पर क्या असर हुई है? सर भारत का अर्थतंत्र पे असर हुआ है सर। क्या असर हुआ है? जलेबी महंगा हो गया सर। और क्या चीज़ें हुई? समोसा भी महंगा हुआ सर। ये तो आप एक ही जवाब दे रहे हैं, फूड आइटम्स हैव बिकम एक्सपेंसिव। और क्या हुआ है? सर एक और चीज़ हुआ है सर। बताइए। फ़्लाइट कैंसिल हो रहे हैं सर। फिर
उससे क्या हो रहा है कि सर जो लोग पैसा लेके आ रहे थे भारत, वो पैसा भारत में नहीं आ पा रहा है सर। भारत सरकार ने, कुछ लोग कहते हैं कि हमारी जो कूटनीति है, डिप्लोमेसी है, इसने ठीक काम नहीं किया, और ये जो पाकिस्तान है, ये भारत के विश्व गुरु बनने से पहले पाकिस्तान उस्ताद जहां बन गया है। तो इसे आप कैसे देखते हैं एक फ्यूचर विदेश जो सचिव होता है उसके रूप में? सर बिल्कुल सही कहा आपने, पाकिस्तान भारत से आगे पहुंच गया इस मुद्दे पे, क्योंकि और अमेरिका ने इस्लामाबाद को चुना बात करने के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, जैसे इंटरनेट वहाँ पे नहीं है तो ट्रैक करना आसान नहीं है, अंधेरा रहता है तो दुश्मन वार नहीं कर सकता है उस पर क्योंकि लाइट नहीं रहती है सर, और पेट्रोल भी नहीं है तो कोई मार के भाग भी नहीं सकता है, तो अमेरिकियों के लिए सेफ़ है। फेलियर नहीं मानते हैं आप? सर दो लोग झगड़ा कर रहा है, वहाँ पे जाके आप काहे छुड़ाइएगा, आप अपना काम कीजिए। जिसके पास खाली टाइम है वही ना छुड़ाने जाएगा सर, अब उसके पास खाली टाइम है। लेकिन युद्ध रुकेगा नहीं, तो आपने ही जो आगे बताया कि हमारे अर्थतंत्र पर खराब असर हो रहा है, तो युद्ध रुकवाना तो हमारे हित में है ना। सर हमारे कहने से रुक जाएगा? मध्यस्थता तो हो सकती है, बीच बचाव हो सकता है। तो जब मारने एक दूसरे को आएगा तब हम बचा लेंगे। एक आदमी उसको पकड़े, आप ईरान को पकड़ेगा, हम अमेरिका को पकड़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बजट टैक्सेशन पे बात करते हैं। ये जीएसटी क्या होता है बताइए? ग्लोबल सिडक्शन टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। इसकी क्या भूमिका है भारत के अर्थतंत्र में, क्या है ये टैक्स लिया जा रहा है भारत में और उसका इस्तेमाल किया जा रहा है फिर से। मतलब ये जो टैक्सेशन सिस्टम है ये क्यों है? ताकि हम लोग पास ज़्यादा पैसा ना हो जाए, कोई अमीर ना हो जाए। राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र विकास में कोई भूमिका नहीं है। हमारे पैसे से राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा? हम 25,000 कमा रहे हैं, उसमें क्या निर्माण होगा सर? नहीं, पर 12 लाख रुपए तक इनकम टैक्स तो माफ़ी है ना। चलिए सर हम 13 लाख कमा रहे हैं, हमसे टैक्स ले लिया, कितना टैक्स लगेगा सर? 18%। जो भी लगेगा थोड़ा बहुत। तो सर मेरे 50,000 रुपया से क्या हो आपके जाएगा? जैसे अनेक लोग जो काम कर रहे हैं उन सब की पूंजी जाएगी, तो फिर राष्ट्र विकास हो सकता है। ठीक है सर, राष्ट्र का निर्माण भी जरूरी है, मेरे को लगता है कि करना चाहिए, वो भी साइड बाय साइड चलते रहे मेन बिजनेस, लेकिन कुछ अपना भारत को स्टार्ट करना चाहिए। दूसरे से पैसा लेने से बेहतर है कि भारत को भी कुछ करना चाहिए। एक आईएएस ऑफिसर के रूप में जी। आपकी किसी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हुई है, हो गई सर। तो आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी, प्रायोरिटीज? सर मेरी प्राथमिकता ये रहेगी कि उस डिस्ट्रिक्ट का नाम मानचित्र से हटा दूं। क्यों? कुछ तो हेल्प हो बच्चों के लिए कि एक और जगह का नाम याद ना करना पड़े सर। तो फिर जब चित्र से हटा ही देना है तो फिर आपकी सैलरी भी तो कहाँ से आएगी, क्योंकि जो अस्तित्व ही नहीं है उसके आप कलेक्टर कैसे रहेंगे? सर मेरी प्राथमिकता ये रहेगी सर कि सर मैं अंडर द टेबल जितने भी लोग पैसा ले रहे हैं उनको पकड़ूंगा, उनके घर जाके उनका सारा पैसा जो उन्होंने ब्लैक मनी रख रखा है वो पहले अपने घर लाऊंगा सर, क्योंकि ज़रूरी है वो थोड़ा सा। उसे सरकारी तिजोरी में जमा करके राष्ट्र निर्माण करना आपकी प्राथमिकता नहीं है? नहीं सर, राष्ट्र निर्माण के लिए तो आया था वो पैसा। तो सरकार की तिजोरी में जाना चाहिए, आप अपने घर क्यों लाएंगे? तो सर हमारा भी तो निर्माण होगा, तो अगर हम अपने गली को बना लें, अपने घर में लाइट लगा लें, तो सरकार का भी तो कुछ, नासा ऊपर से देखेगी तो सही कि लाइट लगा हुआ है इस आईएएस के घर पे। अच्छा, आपने ये जो नासा और स्पेस की बात की, जी। हम चंद्रयान मंगलयान भेज रहे हैं, ये उचित है कि नहीं? क्योंकि कुछ लोग ये कहते हैं कि भारत देश में इतने गरीब हैं, इतने भूखे हैं, तो क्यों ये 200-500 करोड़ का अवकाशयान भेजना है? इस पर आप क्या सोचते हैं? मैं तो बोलता हूँ कि फिर गरीब को भी ऊपर भेज दिया जाए। इतने सारे गरीब थोड़े एक अवकाशयान में आएंगे। अच्छा ये बताइए, भारत में कितने लोग गरीब हैं? तो मैं हूँ सर। और कितने हैं? मेरे जैसे तो सर मेरे सारे फॉलोअर्स गरीब हैं, 14 लाख 15 लाख के आसपास वो लोग इंस्टा पे, और उधर 20 लाख। और कुछ पैमाना हो सकता है? ऑब्जेक्टिवली कैसे आप उसे मेजरमेंट करेंगे? गरीब तो सर देखिए वो गरीब है जो दिल से गरीब होता है सर, इंसान दिल से गरीब होता है। आपके पास गरीब है लेकिन अगर आप फिर भी कोई मांगने आ रहा है और आप दे दे रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं। तो पर ऑब्जेक्टिव आपको एक आंकड़ा चाहिए ना, इसका सर्वे कुछ नहीं होना चाहिए? सर जिसके पास 50,000 रुपये से कम है वो गरीब है। फिर भी इतने सारे प्रश्नों में एक जवाब आप कुछ करीब दे पाएँ। असल में जो ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन है वो ऐसी है कि एक व्यक्ति महीने में 1,000 रुपये भी खर्च नहीं कर पा रहा है शहरी इलाके में, उसे गरीब माना जाता है।
और उसी तरह गांव में जो एक महीने में 816 रुपये भी खर्च नहीं कर पा रहा उसे गरीब माना जाता है। ये हमारी ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन रही है। खैर, लेकिन फिर भी आपने ये इतने सारे प्रश्नों में ये प्रयत्न किया। चलिए एक आखिरी सेगमेंट में ये संविधान और इस पर बात कर लेते हैं। आजकल एक मुद्दा चल रहा है सीमांकन, यानी कि डिलिमिटेशन, कि हर एक राज्य की कुछ जो लोकसभा सीट्स हैं वो बढ़ाई जाएंगी। इस पर आपका क्या विचार है? जी, बढ़ानी चाहिए और सबसे पहले यूपीएससी का भी सीट बढ़ जाए। लेकिन चुनाव की जो सीट्स हैं, अब मान लीजिए 400 की जगह 800 सांसद होंगे, तो ये अच्छा है कि बुरा है इकोनॉमी? सांसद अगर 800 होगा तो सर डिस्ट्रिक्ट भी ज़्यादा होगा तो आईएएस भी ज़्यादा होगा, ऐसा होगा? नहीं, केवल सांसद बढ़ेंगे, डिस्ट्रिक्ट सांसद अपना बढ़ा लेगा और हम लोग का नहीं बढ़ाएगा सर, तो ये तो गलत है सर। प्रतिनिधित्व बढ़ेगा, ज़्यादा लोग अपनी बात रख पाएंगे संसद। ज़्यादा लोग खाने वाले भी तो आ जाएंगे सर, सबको देना पड़ता है आईएएस को। मतलब इसका कंक्लूजन आप क्या चाहते हैं मुझसे अब? सर आप ये बताएं कि मैं आईएएस बन सकता हूँ कि नहीं? एक तो पढ़ाई आपको और बेहतर करने की ज़रूरत है, और आपका जो दृष्टिकोण है चीज़ों के प्रति उसे थोड़ा सकारात्मक और राष्ट्र निर्माण की तरफ देखने की ज़्यादा ज़रूरत है, वरना तो इंटरव्यू में मार्क्स आने मुश्किल। सर राष्ट्र का निर्माण करना ज़रूरी है क्या सर? तो फिर आईएएस क्यों बनना है आपको? सर अपॉर्चुनिटी, पैसा, रुतबा, दहेज, ये सभी लोग ऐसा सोच रहे हैं, इसीलिए अपना अर्थतंत्र जो चौथे स्थान पे छठे स्थान पे चला गया। कुछ अच्छा छठे स्थान पे चले गए हम लोग जी। 1-2 हफ्ते मैं काम नहीं किया सर, सॉरी, योगदान नहीं राष्ट्र निर्माण में योगदान दिया मैं नहीं दे पाया सर। 2 हफ्ते मैं छुट्टी पे चला गया था तो शायद गड़बड़ हो गया। फिलहाल मैं आ चुका हूँ सर। ठीक है, आप जो काम में प्रतिभा रखते हैं वो कीजिए। कंटेंट क्रिएशन ये भी राष्ट्र निर्माण में सहयोगी करता है, क्योंकि आप जितना यूट्यूब कंटेंट बनाते हैं, जितना उसमें से, इसे कहा जाता है ऑरेंज इकोनॉमी, क्रिएटर इकोनॉमी। सो यू आर ऑल्सो हेल्पिंग द कंट्री इन वन वे। पर ये ऑब्जेक्टिव जवाब आपसे मैं सुनना चाहता था यूपीएससी इंटरव्यू पैनलिस्ट के रूप में। नहीं सुन पाए लेकिन हमने बहुत कुछ सुना सर आपसे, और आई होप कि हमारी ऑडियंसेस को पता चला हो कि यूपीएससी में क्या करना है और क्या नहीं करना है। मेरे जैसा तो बिल्कुल नहीं बनना है, और मृणाल सर से पढ़ने के लिए आपको अनअकैडमी पे जाना है। लेट्स क्रैक इट। लेट्स क्रैक इट यार, लेट्स क्रैक इट।